दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। महेश बर्नवाल ऑब्जेक्टिव बुक से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के 2 चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति और बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं के बारे में हम लोग देखेंगे और उससे रिलेटेड लगभग सारे प्रश्न को हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? शिलोंग पठार पर, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ? शिलोंग पठार पर। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं? तो चंदन के सर्वाधिक वृक्ष कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बबूल, खैर और खेजड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है उष्णकटिबंधीय कटीले वनों से, ऑप्शन नंबर बी। किससे? उष्णकटिबंधीय कटीले वनों से। अगला प्रश्न है, भारत का मूल वानस्पतिक आवरण किस प्रकार के वनों का है? तो मूल वानस्पतिक आवरण ये किस प्रकार के वनों का है? कठोर लकड़ी वाले वनों से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर बी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागौन के वन पाए जाते हैं? तो सागौन के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। किसमें? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी वनावरण पाया जाता है? तो क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है तो सर्वाधिक पाया जाता है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। किसमें? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक राज्य में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत है? तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत है किस राज्य में? तो यह है मिजोरम में, ऑप्शन नंबर डी। किसमें? मिजोरम में है। इसमें कहा गया है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत में राज्यों में मिजोरम जहां पे 86.41%, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में 90.33% का प्रथम स्थान है। यानी केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का और राज्यों में मिजोरम का प्रतिशत में प्रथम स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुलयाग शब्द किसको निरूपित करता है? तो बुलयाग शब्द ये किसको निरूपित करता है? तो ये निरूपित करता है ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुलयाग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, स्थान और वनस्पति प्रकार। चलिए देख लेते हैं। इसमें बुक में शायद क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, मेरे अनुसार इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा और पंजाब। तो उष्णकटिबंधीय कटीले वन, और राजस्थान ये वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कटीले वन। छोटा नागपुर पठार की बात करें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, वहीं पश्चिमी घाट को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और हिमाचल प्रदेश हिमाद्री आर्द्र वन। तो ये होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 4, 1, 2, 3, जो ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं किया जाता है? तो किसके पत्तियों का नहीं किया जाता है? सागौन के पत्तियों का नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों जो है रेशम कीट के पालन के लिए उपयोग में लाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के कुछ विशिष्ट वृक्षों में पुष्ता जड़ें बट्रेस रूट्स पाई जाती है, क्योंकि? तो पुष्ता जड़ें कम गहरी संतृप्त मिट्टी यानी सेलो सेचुरेटेड सॉइल में वृक्षों की स्थिरता प्रदान करती है, इसलिए ऐसी जड़ें पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सागौन यानी टीक के एक प्रमुख वृक्ष है? तो
किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे में मैंग्रोव, सदाबहार और पर्णपाती तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव, सदाबहार और पर्णपाती तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ऑर्किड और ब्रोमीलायड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्रों में उगते हैं? तो ये किस प्रकार के वन क्षेत्रों में उगते हैं? ये उगते हैं वर्षा वनों में। ऑप्शन नंबर ए, वर्षा वनों में। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव सप्ताह प्रतिवर्ष 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बहुत बार एग्जाम में है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं देख लेते हैं। तो ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। ऑप्शन नंबर 2 और 4, ऑप्शन नंबर 2 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसे जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है? तो जंगल की आग ये कहा था ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र पर्णपाती वन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भोजपत्र वृक्ष की क्षेत्र में पाया जाता है? किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, किस क्षेत्र में? हिमालयी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते? तो कौन से पौधे में फूल नहीं होते? फर्न में जो है फूल नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वनारोपण प्रक्रिया है। वनारोपण प्रक्रिया क्या है? तो वृक्ष लगाने की प्रक्रिया को वनारोपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का कितना प्रतिशत वनों के आवरण है? तो कितना प्रतिशत? तो उसके अनुसार 21.67 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर सी। 19 के अनुसार कहा जा रहा है कि वनावरण कितना प्रतिशत है? तो 21.67 प्रतिशत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। उष्णकटिबंधीय वन ये कहाँ? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ पाए जाते हैं? तो ये केरल वाले क्षेत्रों में। शंकुधारी वन ये हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति और सुंदरवन ये दोनों मैच करते हैं। पर्णपाती वन ये राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वनावरण कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो न्यूनतम वनावरण होना चाहिए 33%, यानी 1/3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व के फेफड़े कहा जाता है? लंग्स ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है विश्ववीय वर्षा वन को। ऑप्शन नंबर ए, विश्ववीय वर्षा वन को। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी?
तो भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना किया था 1981 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किसे का वृक्ष का बाहुल्य है? तो पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में कौन से वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं? ये देवदार के वृक्ष, ऑप्शन नंबर बी, देवदार के वृक्ष। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। तो मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है गुजरात तट के किनारे, ऑप्शन नंबर ए, गुजरात तट के किनारे। किस वृक्ष से मलेरिया की औषधि कुनेन प्राप्त की जाती है? तो हम लोग जानते हैं कुनेन जो है सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, सिनकोना के छाल से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई कौन सा वृक्ष पाया जाता है? देवदार वृक्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये दमन द्वीप है, और अधिकतम लक्षद्वीप है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लीसा रेसिन जिसे कहते हैं किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो लीसा ये किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? चीड़ के वृक्ष से, ऑप्शन नंबर ए। किसके? चीड़ के वृक्ष से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही करें। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएंगे? मध्य प्रदेश, एक नंबर में मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ज़्यादा से कम की ओर जाना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्यूनतम वनावरण वाला अवरोही क्रम, यानी न्यूनतम वनावरण वाला हम लोग को देखना है। तो इसमें एक नंबर में हरियाणा हो जाएगा, दो नंबर में पंजाब, तीन में गोवा, चार में सिक्किम और पाँच में बिहार हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? परसेंटेज की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य जो है देख लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात हो रही है। तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम वन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो भारत में प्रथम वन सम्मेलन ये 2011 में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, 2011 में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत हम लोग देखें लक्षद्वीप का है। किसका? लक्षद्वीप का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन किस में सर्वाधिक पाए जाते हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात हो रही है। तो पश्चिम बंगाल में। किस में? सबसे अधिक पश्चिम बंगाल के सुंदर वन वाले इलाके में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के से रिलेटेड हम लोग प्रश्न को क्लियर करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं कौन सुलेमित नहीं है। तो माही बजाज परियोजना, इससे लाभान्वित राज्य गुजरात, राजस्थान, सही है। चंबल परियोजना
तो चंबल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी, चंबल मध्य प्रदेश होना चाहिए। यहाँ पे राजस्थान मध्य प्रदेश की परियोजना है, पंजाब हरियाणा की नहीं। चलिए, व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब, ये भी सही, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई निम्नलिखित में से किसे इंगित करती है? तो ये किसे इंगित करती है? ये इंगित करती है PWP सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी, PWP सिंचाई। अगला प्रश्न है, परियोजना और नदी मिलान करना है, यानी कौन सी परियोजना किस नदी पर है? तो देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलज नदी पर है। रिहंद परियोजना ये रिहंद नदी पर है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। और चूटक परियोजना ये सुरु नदी पर है। किस नदी पर? सुरु नदी पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो बुक्सा बांध परियोजना ये पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर डी। और इसी बांध परियोजना के आसपास बुक्सा अभ्यारण्य भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? बहुत बार एग्जाम में है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्या? आधुनिक भारत का मंदिर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है सिंद्रापोंग, जो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर भी मैच करना है। कौन सी परियोजना किस नदी पर है? देख लेते हैं। तिलैया बांध ये बराकर नदी पर है। पंचेत बांध ये दामोदर नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर है। और माता टीला बांध ये बेतवा नदी पर है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया? तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? श्रीशैलम बांध, ऑप्शन नंबर सी, श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं कौन सही नहीं है। मिदनापुर नहर, कंसावती नदी सही है। तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी। तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर है। मेट्रू डैम कावेरी और इकाई या उकाई कहा जाता है ताप्ती नदी पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। तो ये गलत है। ये जो है 2 नंबर गलत है। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जलस्तर को कम कर होने से रोका जा सकता है। ये सही है। 1 और 3 जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जा सकती है? तो अत्यधिक असिंचित खेती दक्कन का पठार क्षेत्रों में किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है? तरंगित, उच्चावत और कठोर शैल ये सही है। कठोर चट्टानी संरचना के कारण वर्षा जल का भूमि के भीतर कम जा पाना ये भी सही है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ सरानीरा होती है, ये गलत है। और ऐसी अनेक नदियाँ जिसमें वर्षा ऋतु में जल प्रवाह अधिक हो जाता है, ये भी गलत है। तो इसका जो है 2 कारक नहीं, ऑप्शन सी और डी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम को कार्यान्वित करने का या करने के क्या लाभ है? तो इसके लाभ है मृदा के बह जाने पर नियंत्रण, देश की बारहमासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, ये गलत, वर्षा जल संग्रहण और भौम जलस्तर का पुनर्भरण, ये भी होगा, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्निर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय जल नीति 2012 में विश्व के नवीकरणीय जल संसाधन का कितना प्रतिशत भारत में होने का अनुमान किया गया है? तो 2012 के अनुसार कहा जा रहा है, तो कितना प्रतिशत? तो ये 4%, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो चंबल नदी पर बना है राणा प्रताप सागर, ऑप्शन नंबर बी, राणा प्रताप सागर, ये चंबल नदी पर है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो सबसे लंबी सिंचाई नहर की बात करें तो भारत में इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत में भौम जल ग्राउंड वाटर का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी सर्वाधिक ग्राउंड वाटर का उपयोग कौन सा राज्य करता है? तो सर्वाधिक कौन करते हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत माना जाता है सर ऑर्थन कॉटन को, सर ऑर्थन कॉटन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उसकी परियोजना जल विद्युत परियोजना और नदी मैच करना है, देख लेते हैं। मेथन परियोजना ये बराकर नदी पर है, सलाल परियोजना ये चिनाब नदी पर है, दुमखर परियोजना ये सिंधु नदी पर है और टिहरी परियोजना ये भागीरथी नदी पर है। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ये नदी परियोजना है, इसे मैच करना है। दुलहस्ती परियोजना ये चिनाब नदी पर है, गांधी सागर ये चंबल नदी पर, अलमाटी ये कृष्णा नदी पर और तवा ये तवा नदी पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से ट्रिप सिंचाई यानी ट्रिप्स इरिगेशन पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं? तो ट्रिप सिंचाई के क्या लाभ होते हैं? तो ट्रिप सिंचाई के क्या लाभ होते हैं? तो इसके लाभ होते हैं मृदा अपवर्तन में कमी लाना, जो है मृदा अपवर्तन में कमी लाना, ऑप्शन नंबर यानी 3 इसका सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग किस माध्यम से पूरा होता है? तो भारत में सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग किस माध्यम से पूरा होता है? लघु परियोजनाओं से, ऑप्शन नंबर सी, लघु परियोजनाओं से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुउद्देशीय अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना पोलावरम परियोजना किस नदी पर है? तो पोलावरम परियोजना ये गोदावरी नदी पर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सिंचाई के साधन के रूप में तालाब का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो तालाब का सर्वाधिक प्रयोग दक्षिणी भारत में किया जाता है और राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न है त्रिवेणी नहर निम्नलिखित में से किस नदी से निकलती है? तो त्रिवेणी नहर ये गंडक नदी से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से झील प्लेट विपर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि का परिणाम है? तो कौन सी ये झील है? तो ये है बूलर झील, ऑप्शन नंबर सी, बूलर झील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। तो मीठे पानी की कल्पसर परियोजना ये कहाँ अवस्थित है? ये गुजरात में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मैच करना है। राष्ट्रीय जल अकेडमी ये पुणे में है। केंद्रीय जल आयोग ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ये रुड़की में है। और केंद्रीय भूजल बोर्ड ये कहाँ है? फरीदाबाद में है। कहाँ? फरीदाबाद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तो हम लोग देखें तालाबों द्वारा सबसे अधिक तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बबली प्रोजेक्ट ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर स्थित है। तो नागार्जुन सागर यह कृष्णा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यदि आप राष्ट्रीय जलमार्ग एक से नाव द्वारा प्रयागराज से हल्दिया तक की यात्रा करते हैं तो आप कितने राज्यों से गुजरेंगे? तो यानी राष्ट्रीय ये जलमार्ग है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4 राज्यों से, ऑप्शन नंबर बी। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सी व्यास नदी पर निर्मित पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो ये कौन सा? तो पोंग बांध के जल का उपयोग कौन सा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हिमालय के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध पाकिस्तान में अवस्थित है? तो कौन सा बांध पाकिस्तान में है? मंगला बांध पाकिस्तान में है, ऑप्शन नंबर ए, मंगला बांध। अगला प्रश्न है भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो भूमिगत सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ऑप्शन नंबर बी, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है शिव समुद्रम, ऑप्शन नंबर डी, शिव समुद्रम। अगला प्रश्न है भारत में कितनी मात्रा में ग्राउंड वाटर यानी भूजल उपलब्ध है? तो 447 बिलियन क्यूबिक मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना वर्ष 1948 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? ये पेरियार नदी पर अवस्थित है चेरुथानी बांध, ऑप्शन नंबर ए। किस नदी पर? पेरियार नदी पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी का स्थापना किया गया था 1982 ईस्वी में। कब? 1982 ईस्वी में। अगला प्रश्न है टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर स्थित है? तो टिहरी जो बांध बनाया गया किन 2 नदियों पर बनाया गया? भागीरथी और भिलांगना के संगम पर बना है टिहरी जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी और भिलांगना नदी। अगला प्रश्न है सूची 1 को 2 से मिलान करना है, देख लेते हैं। फरक्का बांध ये किस नदी पर है? तो फरक्का बांध ये नदी हम लोग जानते हैं गंगा पर है और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। घाट प्रवाह ये कहाँ है? तो कर्नाटक में। हीराकुंड ये उड़ीसा में महानदी पर। काकड़ापारा ये गुजरात में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 4, 2, 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है, अलियार, ईसापुर और कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? तो यहाँ पे क्या समानता है? यहाँ समानता है ये जो है ये सारे बांध है। क्या है? बांध है। देख लेते हैं। अलियार बांध ये तमिलनाडु में, ईसापुर बांध ये महाराष्ट्र में है और कंसाबाती बांध ये वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उकाई परियोजना ये कहाँ पर है? किस नदी पर है? ये ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। जयकवाड़ी परियोजना ये गोदावरी नदी पर। खड़कवासला, तो खड़कवासला ये मुथा और मयूराक्षी ये मयूराक्षी नदी पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4132। 4132। ये था दोस्तों ज्योग्राफी के 2 महत्वपूर्ण चैप्टर, नदी घाटी परियोजना और वनस्पतिक से रिलेटेड। लगभग हम लोगों ने 100 प्रश्न देखे हैं जो सारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।